हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं प्रवीण सिंह आप सभी लोगों के साथ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लगातार जूनियर अकाउंटेंट यानी कि कनिष्ठ लेखाकार के लिए जो साइंस का पोर्शन दे रखा है, जिसके 25 क्वेश्चन आएंगे और 75 मार्क्स का है, वो बहुत ज्यादा अच्छी बात है। मतलब यहाँ पर मुझे लगता है कि कुछ ही एग्जाम होंगे जहां साइंस का वेटेज भी है और साइंस का सिलेबस भी एक स्पेसिफाई किया हुआ है। तो हम जो है हमारे पहली यूनिट जो दे रखी है, जिसके अंदर भौतिक और रासायनिक परिवर्तन है, आपके ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं हैं, हाइड्रोकार्बन है, सीएफसी है, सीएनजी है, साबुन और अपमार्जक है, उनके बारे में पढ़ रहे हैं। आप सभी लोगों ने अभी तक की क्लासेस अगर देखी होगी तो आपको पता होगा कि हम लोग जो है ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाओं तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज की क्लास के अंदर अपन डिस्कस करने वाले हैं साबुन और अपमार्जक को, यानी सोप एंड डिटर्जेंट क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, काफी डिटेल के अंदर पढ़ाया जाएगा। आपको ये विश्वास दिला सकता हूं मैं कि अगर आप लोगों को जो यहां बताया जा रहा है इतना ज्यादा डीप में कहीं और भी बताया जा रहा हो तो वेल एंड गुड है, पर इससे ज्यादा डीप में एग्जाम में नहीं आएगा, ये मैं दावा दे सकता हूं। क्योंकि कुछ हो सकता है कोई बता दे भाई सर मैंने यहां से पढ़ लिया वो कर लिया, क्या कुछ लोगों की आदत होती है इसलिए। तो चलिए आज की क्लास को अपन शुरू करते हैं और मां सरस्वती से मैं यही प्रार्थना करूंगा कि आप सभी लोगों को अच्छा आशीर्वाद दे और आप सभी लोगों को इतनी शक्ति दे कि आप लोग दिन के 10-10 12-12 घंटे पढ़ सके और अपना सिलेक्शन निश्चित कर सके। क्योंकि आपके पास में अब अपनी लक्ष्य डेट जो है, जिस दिन आपको अपना लक्ष्य भेदना है, वो तारीख आ चुकी है। तो अब उस तारीख के अनुसार ही अपनी पढ़ाई को भी जो है निरंतर जारी कर लेवे और कम से कम दिन के 10-10 घंटे अब पढ़ना शुरू जरूर करें, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है। देखिएगा, सबसे पहले बात करते हैं साबुन और अपमार्जक की, यानी कि सोप एंड डिटर्जेंट। तो साबुन क्या होते हैं, या इससे पहले अपन ये जाने कि डिटर्जेंट का मतलब क्या होता है। तो डिटर्जेंट का मतलब होता है कि स्वच्छ करने वाला, यानी साफ करने वाला। समझ में आ गई बात। बेसिकली डिटर्जेंट का मतलब होता है साफ करने वाला। टू वाइप क्लीन, क्या, टू वाइप क्लीन यानी कि स्वच्छ करने वाला, उसी को कहते हैं डिटर्जेंट। ठीक है। अब बात करते हैं साबुन की, यानी सोप होता क्या है। तो सोप यानी साबुन, और साबुन आप सभी लोगों ने देख ही रखा होगा, कपड़े धोने का साबुन देखा ही होगा। देखा है कि नहीं देखा है? नहीं देखा हो तो देख लेना, है ना। तो साबुन सबने देखा होगा। और सबसे पुराना जो अपमार्जक है, जो अपमार्जक का मतलब क्या हुआ, जो चीजें साफ करने के लिए काम आता था, सबसे पुराना जो अपमार्जक है वो क्या था, साबुन ही है। और ये साबुन होते क्या है, तो ये दीर्घ कार्बन की श्रृंखलाओं के होते हैं। दीर्घ कार्बन की श्रृंखला यानी बहुत ज्यादा कार्बन जो है मिल करके ये बनाते हैं। बहुत ज्यादा मतलब कितने सर, हजारों करोड़ों? नहीं भाई, कार्बन है जो कि कार्बन 12, यानी कि कार्बन 12 संख्या से लेकर के 18 तक हो सकते हैं। कितने? 12 से लेकर 18 कार्बन के जो है अणु होते हैं ये साबुन। कार्बन परमाणु वाले वसा अम्लों, जैसे कि स्टेरिक आपका, पामीटिक आपका, पॉलिक अम्ल है, इनके सोडियम या फिर पोटेशियम लवण जो होते हैं उन्हीं को साबुन कहते हैं। साबुन क्या होता है, तो साबुन का मतलब है कि ये एक कार्बन की दीर्घ श्रृंखला होती है जिसके अंदर 12 से लेकर के 18 तक कार्बन होते हैं। मतलब 12 कार्बन हो सकते हैं, 13 कार्बन हो सकते हैं। कैसे सर? अरे भाई ऐसे लिखते हैं ना अपन, जैसे देखो C6H12O6, ये क्या है, एक ग्लूकोज है। तो इसके अंदर कार्बन कितने हैं, 6। ऐसे ही जो अपन साबुन के फॉर्मूले देखेंगे तो उसमें C12 आ रहा होगा, C13, C14, C15, तो C18 तक आ सकता है। और वो भी वसा अम्लों का। वसा अम्ल मतलब कि आपके ये स्टेरिक अम्ल है, पामीटिक अम्ल है, ऑयलिक अम्ल है, सॉरी ओमलिक अम्ल है। इन जो अम्लों का लवण बनेगा, कौन सा लवण, सोडियम या फिर पोटेशियम लवण। कैसे बनेगा, तो एक कार्बन का पूरा जो कार्बन 12 का, जैसे मान लीजिए एक अणु ले लिया अपन ने, उस अणु का अपन ने रिएक्शन करवा, मतलब करवा दिया, और बना क्या दिया अपन ने, एक वसा अम्ल बना दिया उस कार्बन को यूज करके। अब वसा अम्ल जो है उनकी जब सोडियम पोटेशियम इस प्रकार के जो सार होते हैं, जैसे NaOH है, KOH है, इनके साथ करवाई जाती है अभिक्रिया। अभिक्रिया करवाने पर हमें पता है कि जब अम्ल और सार की अभिक्रिया होगी तो एक लवण मिलेगा, और वही लवण जो है आपका क्या कहलाता है, साबुन कहलाता है। समझ में आ गई बात।
तो आपको ध्यान रखना है कि कार्ब जो साबुन है वो बहुत ही दीर्घ श्रृंखला के अणु होते हैं। किसके? कार्बन के। कार्बन कितने हो सकते हैं? कार्बन 12 से लेकर 18 संख्या तक हो सकते हैं। ये कौन से वसा अम्ल हो सकते हैं? तो वसा अम्ल 3-4 नाम याद रखना। हो सकता है पूछ ले कि निम्नलिखित में से कौन सा वसा अम्ल साबुन में हो सकता है? तो हो सकता है कि स्टेरिक अम्ल लिया गया हो, या पामीटिक अम्ल लिया गया हो, या फिर ओलिक अम्ल लिया गया हो। कौन से लवण बनते हैं या कौन से धातुओं से केवल लवण बनते हैं? तो सोडियम और पोटेशियम दो ही ऐसे अणु तत्व है जिनके लवण साबुन कहलाएंगे। कौन से? सोडियम और पोटेशियम। ये दो चीज ध्यान रखना। ये वसा अम्लों को सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH अभी बताया, या फिर KOH के साथ में जलीय विलयन के साथ गर्म करके बनाए जाते हैं। तो अभी जस्ट बताई दिया, इन्हीं अम्लों को लेकर के अपन क्या करेंगे? KOH या फिर NOH में से किसी का भी एक जलीय विलयन बना देंगे, गर्म करेंगे, उसके अंदर इस वसा अम्ल को मिला देंगे, मिलाने पर एक लवण प्राप्त होगा, और वो लवण ही क्या होगा? साबुन होगा। और इस क्रिया को अपन क्या नाम देते हैं? साबुनीकरण क्रिया नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? साबुनीकरण नाम देते हैं। समझ में आ गई बात? क्लियर है आप सभी लोगों के लिए? चलिए, तो साबुन क्या होते हैं ये क्लियर हो चुका होगा। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। ये लीजिए आ गया अपना साबुन। अच्छा, ये रह गया क्या? एक सेकंड है ना, ये पता नहीं क्यों इस क्लास में रह ही जाता है। जब भी जूनियर अकाउंटेंट की क्लास ले रहा होता हूँ ना, तब ये रहता है। बाकी क्लास में मैं पता नहीं क्या करता हूँ तो ये चला जाता है। अब याद नहीं रहता वो करता क्या हो, वरना तो मैं वही करूँ हर बार। ये जब साइंस की क्लास रिकॉर्ड करनी होती है तब इसको पता नहीं क्या होता है। चलो, अब बात करते हैं। देखिए, साबुन जो है वो दो प्रकार के होते हैं। साबुन कितने प्रकार के होते हैं? दो। एक होता है आपका कठोर साबुन, हार्ड सॉप, और दूसरा होता है मृदु साबुन, यानी जिसे अपन कोमल साबुन भी कह सकते हैं, यानी कि आप ये कहिए कि सॉफ्ट सॉप। ठीक है, तो दो होते हैं, कठोर और आपके मृदु। अब जो कठोर साबुन होते हैं वो संतृप्त वसा अम्लों के सोडियम लवण होते हैं। संतृप्त वसा अम्ल मतलब सैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो होते हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स के सोडियम लवण होते हैं, सोडियम सॉल्ट होते हैं। कौन? ये आपके कठोर साबुन। और बात करें अगर मृदु साबुन की, तो यह असंतृप्त वसा अम्लों के पोटेशियम लवण होते हैं। असंतृप्त वसा अम्ल का मतलब है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो होते हैं उनके पोटेशियम लवण होते हैं। तेलों में कार्बनिक श्रृंखलाओं में कुछ असंतृप्त बंध भी होते हैं, जबकि वसाओं में सभी के सभी श्रृंखलाएं संतृप्त होती हैं। तो ये चीज ध्यान रखना कि जो कार्बनिक श्रृंखला होगी उसके अंदर कहीं ना कहीं असंतृप्त बंध जो है उपस्थित हो सकता है। लेकिन अगर हम बात करें वसा अम्ल की, तो वसाओं के अंदर सभी के सभी जो बॉन्ड होंगे वो कैसे होंगे? संतृप्त ही होते हैं। और इस कारण वसाओं में वांडरवाल बल अपेक्षाकृत प्रबल हो जाते हैं, और यही कारण है कि कमरे के ताप पर वसा ठोस अवस्था में होती है जबकि तेल द्रव अवस्था में होता है। ठीक है, तो ये एक और अच्छा सा चीज आपको बता दूं, ये साबुन के साथ ही है, काम की चीज है, अभी काम आएगी आगे। वसा अम्ल और ये भाई क्यों अपन जो है कार्बनिक श्रृंखला का यूज नहीं करते, वसा का यूज क्यों करते हैं वो देखिए। तो तेल में, तेल जो होता है ना अपना तेल, ऑयल, उसके अंदर कार्बनिक श्रृंखलाएं जो होती है उनके अंदर तो कहीं ना कहीं असंतृप्त बॉन्ड जो है वो उपस्थित हो सकता है। जबकि अगर बात करें वसा में, तो उसके अंदर वसा में यानी फैट में तो सभी के सभी श्रृंखला जो है वो संतृप्त होगी। ठीक है, तो अब इस कारण से क्या होता है कि जो वसा होते हैं उनके अंदर वांडरवाल बल जो होता है वो अपेक्षाकृत प्रबल हो जाते हैं। किसमें? तो आपके जो वसा है जिसके अंदर एक भी असंतृप्त बॉन्ड नहीं है, यानी पूरा का पूरा जो सैचुरेटेड होता है, संतृप्त श्रृंखला वाला होता है, उसके अंदर वांडरवाल बल जो है वो क्या हो जाता है? प्रबल हो जाता है। और इसी कारण से प्रबल हो गया वसा के अंदर तो, और इसी कारण से क्या होगा? कमरे के ताप पर जो वसा है वो तो ठोस अवस्था में पाया जाता है, जबकि तेल जो है वो द्रव अवस्था में पाया जाता है। समझ में आ गई बात? अब बात करते हैं अपने, इसी वजह से अपन क्या कर रहे हैं, उस वसा को ही अपन किस में यूज ले रहे हैं? इसके अंदर, साबुन के अंदर, ताकि वो ठोस बना रहे। ठीक है, वसा अम्ल का यूज ये है। अब देखिए आगे,
ये आया एक अपने साबुन का फॉर्मूला जो याद रखना है। ठीक है, ये अपन ने लिया क्या, एक उच्च वसीय अम्ल ले लिया, एक अपन ने क्या ले लिया, उच्च वसीय अम्ल मतलब हाई फैटी एसिड ले लिया। कौन सा है हाई फैटी एसिड, तो CH3COR बॉन्ड CH, COR बॉन्ड CH2 बॉन्ड COR। अब सर इसका नाम क्या, याद नहीं रखना, क्यों सर, कोई नहीं पूछने वाला। ठीक है, आपको केवल इतना पूछा जाएगा कि कैसा लेते हैं वसा अम्ल, तो उच्च वसा अम्ल लेने हैं, हाई फैटी एसिड्स लेने हैं, क्यों, क्योंकि इसके अंदर कार्बन की संख्या ज्यादा होगी। तो हाई फैटी एसिड की जब रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाएंगे, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और ये दोनों मिल करके एक तो बना देते हैं क्या, कार्बनिक यौगिक, और एक बनाएंगे लवण। और जो लवण बनेगा वो लवण ही आपका क्या होगा, साबुन होगा। वो लवण ही आपका क्या होगा, साबुन होगा। लवण ही आपका क्या होगा, साबुन होगा। तो साबुन कैसे बनते हैं, जब वसा अम्ल की और किसी भी सार की, और कौन सा सार, जिसके अंदर सोडियम और पोटेशियम उपस्थित हो, उस सार की अभिक्रिया करवाई जाती है, तो जो लवण बनता है वो लवण साबुन का काम करता है, और उसके साथ में एक और कोई जो है पदार्थ बन जाता है, जैसे यहां ग्लिसरॉल बन गया। अब इस ग्लिसरॉल का फॉर्मूला जरूर याद रखना, क्योंकि ये पूछा जाता है। ग्लिसरॉल का फॉर्मूला क्या है, CH2OH, बॉन्ड नीचे आओ CHOH, बॉन्ड नीचे आओ CH2OH। ठीक है, मतलब CH2OH CH2OH बीच में लगा दो CHOH, क्योंकि डबल बॉन्ड, एक बॉन्ड वो ले गया एक ले गया, इसलिए, वरना यहां भी CH2OH आता। समझ में आई बात, याद कैसे रखोगे, ऐसे बार बार लिखोगे, CH2OH बॉन्ड CH बॉन्ड OH बॉन्ड CH2OH। ठीक है, ऐसे बार बार लिखोगे तो याद हो जाएगा, कहीं दिक्कत नहीं आएगी। और ये बता रहा हूं कि अगर पूछ लिया ना तो भैया अच्छो अच्छो की हालत खराब है। ठीक है, इसलिए याद कर लेना साबुन को तो अच्छे से। चलो अब देखिए, साबुन और ग्लिसरीन का जो मिश्रण प्राप्त होता है, देखो ये रहा आपका साबुन और ये रहा आपका क्या, ग्लिसरॉल। जो साबुन और ग्लिसरीन है या ग्लिसरॉल है, इन दोनों का जो लवण प्राप्त होता है, मिश्रण जो पूरा का पूरा है, मिक्सर जो प्राप्त होता है, उसे अपन लाई कहते हैं। और ये क्वेश्चन आया हुआ है, टिक मारो इसको, 5 स्टार टेको इसको, ये आएगा कि लाई क्या होता है, तो लाई होता है आपका, क्या होता है, जल्दी बोलो, साबुन और ग्लिसरॉल का जो मिश्रण प्राप्त होता है उसे अपन लाई कहते हैं। क्या इसका दूसरा अर्थ ये नहीं निकलता कि उच्च वसीय अम्ल और किसी भी सार जिसमें सोडियम या पोटेशियम उपस्थित है, उस सार का जो पदार्थ है या जो उत्पाद हमें प्राप्त होने वाला है, प्रोडक्ट जो हमें प्राप्त होने वाला है, उसे अपन लाई कहते हैं। क्या कहते हैं, लाई कहते हैं। हाँ, इस फॉर्म में क्वेश्चन आया था। क्या आया था कि उच्च वसा अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया करवाने पर निम्नलिखित में से क्या प्राप्त होगा, नीचे ऑप्शन थे ग्लिसरॉल, लाई, साबुन, इनमें से कोई नहीं। क्या प्राप्त होगा, लाई प्राप्त होगा। हाँ, अगर वहां पर जो है आपके लाई उपस्थित नहीं होता तो अपन कहते हैं कि साबुन या फिर ग्लिसरॉल में से कोई एक, है ना। ये दोनों मिक्सर मिक्सर के रूप में मिलेंगे तो लाई कहेंगे। क्लियर, चलिए आगे बढ़ता हूं मैं। तो आपको साबुन का वर्गीकरण समझ में आया, साबुन क्या होता है ये चीज समझ में आ गई होगी। अब थोड़ा सा और अपन जो है इसको पढ़ेंगे, फिर इसके बाद में साबुन की जो है पूरी क्रिया पढ़ेंगे कि ये कैसे साफ करता है, इसमें कौन अध्रुवीय भाग होता है, ध्रुवीय भाग क्या होता है, ये भी समझाऊंगा अच्छे से, है ना, टेंशन मत लेना। छोटा होगा अभी, है ना, ये लो हो गया ये भैया, बस क्योंकि अपने ही हाथ में है। अब तो मुझे बड़ा मजा आता है, वो तो पहले मैं लैपटॉप से पढ़ाता था तब भी साइंस का कंटेंट मैंने A1 दिया था। अब तो भाई साहब ये है अपने पास, मजा ही आ रहा है। देखो अब पारदर्शी साबुन बनाने के लिए अब ये पूछ लिया जाता है, पारदर्शी साबुन आपने देखे होंगे, अभी अभी जो है रिसेंट एक ट्रेंड चल गया था बीच में कि पारदर्शी साबुन आते थे जो चमकता था नहाने पर। वो साबुन जो है बनाने के लिए क्या किया जाता है, ग्लिसरीन का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, ग्लिसरीन का प्रयोग किया जाता है। इसीलिए आप साबुन जो यूज करते हो ना, नहाते हो या कपड़े धोने के लिए, उसके ऊपर जो है मैन्युफैक्चरर्स में पूरा लिखा होता है कि कहाँ से क्या हमने इसमें डाला है, क्या किया है, वो सब चीजें पढ़ लिया करो, उसमें ग्लिसरीन दिख जाएगा नाम। फिर देखो, साबुन जो है वो मृदु जल में सफाई का कार्य करता है, परंतु कठोर जल में कार्य नहीं कर पाता है। ठीक है, अब कठोर जल में साबुन काम क्यों नहीं कर पाता ये पूछा गया है। ये कोई नहीं पूछता कि कर पाता है या नहीं, वो तो सबको पता है कि हाँ इतना तो याद होगा, लेकिन क्यों नहीं कर पाता ये बहुत कम को पता होता है। तो मैंने लिखा है, नोट्स आपको देने हैं ना, आपको पता है भाई, अरे नहीं पता हो तो लिख लो।
देखिए जिसको भी नोट्स चाहिए हो 31539377 पर मैसेज करिए, आपको ये पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे। हाँ भाई सीधी सी बात है, पेड है, फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं दूंगा, क्योंकि क्लास में फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाला हूँ। हाँ पूरा का पूरा कोर्स फ्री दूंगा, लेकिन नोट्स के पैसे जरूर लूंगा, क्योंकि अपने कोई कोर्स वोर्स कोई बुक वगैरह कुछ नहीं है, इसलिए अपन इस नोट्स को पेड रखते हैं, सीधी सी बात है। ठीक है, मेरे को भी तो घर चलाना है, भूखा थोड़ी रहना है। फिर देखिए क्योंकि कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन होते हैं, तो ये ध्यान रखना कि जो कठोर जल होता है उसमें साबुन रिएक्शन नहीं कर पाता। कौन से दो तत्वों के कारण? तो कैल्शियम और मैग्नीशियम दो ऐसे तत्व है जिनके कारण से, या ऐसे आयन है जिनकी वजह से यह अभिक्रिया नहीं कर पाता और साबुन अच्छे से कपड़े साफ नहीं कर पाता है कठोर जल में। ठीक है, फिर जो साबुन के अणु में से Na+ को प्रतिस्थापित कर देते हैं और लवण जो है वो बन जाता है, और जो कि जल में क्या होता है, अघुलनशील होता है। ये क्या कर देता है कि जो अपने पास में साबुन का पूरा लवण मिला था, उस लवण की अभिक्रिया जैसे ही कैल्शियम या मैग्नीशियम से होती है, वो सोडियम को हटा देते हैं और क्या कर जाते हैं, खुद हट जाते हैं। जैसे ऐसे याद रखो, देखो RNA, यही तो साबुन होता है भाई। आर कोई भी एक वसीय अम्ल भाग होगा, उसके साथ सोडियम जुड़ गया तो ये बन गया साबुन। अब ये साबुन जब अभिक्रिया करता है तो हार्ड वाटर में है या तो कैल्शियम या फिर मैग्नीशियम आयन। अब इनकी अभिक्रिया हो गई इसके साथ में, जैसे ही भाई कठोर जल में ये डाला गया होगा तो रिएक्शन होगी। रिएक्शन होते ही क्या करते हैं ये भैया जी, इसको हटा देते हैं और ये खुद यहाँ लपक जाते हैं। तो ये क्या बन जाता है, RCa+2 या Mg+2, और सोडियम को रिप्लेस कर देते हैं। अब सोडियम को जैसे ही रिप्लेस कर दिया, प्रॉब्लम हो गई। क्यों? अरे भाई सोडियम नहीं रहा तो वो तो साबुन ही नहीं रहा। अब साबुन नहीं है तो वो तो एक लवण बन गया है। अब लवण यानी अवक्षेप बन जाता है, जो कि अघुलनशील होता है जल के अंदर। खेल खत्म, पैसा हजम। समझ में आई बात? तो इसलिए ये जल साफ नहीं कर पाता, तो इसीलिए कठोर जल के अंदर जो है साबुन क्रिया नहीं करता है। इस चीज का ध्यान रखें और ये चीजें याद होनी चाहिए, एग्जाम में पूछी जाएगी। अब बात करेंगे साबुन की जो अपमार्जन की पूरी क्रिया है, यानी किस प्रकार से जो है कपड़े को साफ करता है। इसके दो भाग बनते हैं, मिसेल बनता है, क्या होता है और कौन सा भाग क्या कहलाता है, क्या फॉर्मूला है, याद रखना, पूछा जाता है। ठीक है, अब जो भी चीजें बता रहा हूं सब आपके वो चीजें हैं जो एग्जाम में सीधे सीधे आपको देखने को मिलेगी, इसलिए याद रखिएगा, है ना। अब मतलब ये नहीं कि ये अभी पढ़ा रहा हूं, वो नहीं, जो भी पढ़ाया है पहली क्लास से लेकर के अब जो भी पढ़ा रहा हूं ना आपको, बहुत मैं एकदम सटीकता के साथ में आपको जनवरी के एंड से पहले पहले पूरा कोर्स वीडियो फॉर्मेट में यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवा दूंगा। आपका काम है देख करके नोट्स बनाओ या फिर नोट्स परचेज कर सकते हो, वो आपकी इच्छा है। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि इस नोट्स के अलावा कुछ और दूंगा, यही नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में दूंगा। हाँ प्रिंट निकालो, समझने हैं कॉन्सेप्ट, देखते जाओ वीडियो, दो की स्पीड से देखो ना, कौन कह रहा है, हालांकि मैं बहुत फास्ट पढ़ाता हूँ, दो की स्पीड से देखोगे तो फिर समझ में नहीं आएगा। आगे देखो, अब साबुन की अपमार्जन क्रिया। साबुन की अपमार्जन क्रिया में सबसे पहले पॉइंट याद रखना है कि साबुन के एक अणु दो भागों से मिलकर बने होते हैं। कितने भागों से मिलकर बने होते हैं? दो भागों से। साबुन कितने भागों से मिलकर बना है? दो भागों से। ठीक है, लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला जो कि अध्रुवीय होती है, यानी जिसके ऊपर किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं होता, अध्रुवीय होती है, अनपोलराइज्ड होती है और पूंछ कहलाती है। ठीक है, तो पहली बात तो क्या, लंबी जो हाइड्रोकार्बन श्रृंखला होगी जो अध्रुवीय होगी उसे अपन क्या कहेंगे? पूंछ कहेंगे। क्या कहेंगे? पूंछ कहेंगे। किसकी पूंछ? साबुन की पूंछ। ठीक है, दो भाग है ना, तो दो भागों में से एक भाग को पूंछ कहेंगे। दूसरा देखिए, लवण के समान जो ध्रुवीय शीर्ष होता है, जिसके पास में चार्ज होता है, उसे अपन कहते हैं, जो जल में विलय होता है उसे अपन कहते हैं क्या? शीर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? शीर्ष कहते हैं। तो पूंछ किसको कहेंगे? जो अध्रुवीय है। शीर्ष किसको कहेंगे? जो ध्रुवीय है। समझ में आ गई बात? अब देखो, जैसे अपन ने एग्जांपल के लिए ले लिया सोडियम स्टेरेट, ठीक है, जिसमें अपन ने क्या किया है, सोडियम और स्टेरॉइड जो अम्ल है उसकी अभिक्रिया करवा के सोडियम स्टेरेट बना दिया, जो कि एक साबुन है। सोडियम स्टेरेट का फॉर्मूला है C17H35COO- ये याद रखना, यहां लिख रहा हूं मैं C17H35COO- समझ में आ गई बात? क्या है? C17H35COO- Na+।
ये क्या है? सोडियम स्टेरेट है। ये साबुन का एक फॉर्मूला है, ठीक है, ये एक बेसिकली साबुन ही है। सोडियम स्टेरेट मतलब साबुन है ये, ठीक है, ये याद रख लेना। अब इसके अंदर ये इसको जब पूरा फॉर्मूले के रूप में लिखेंगे तो इतना बड़ा फॉर्मूला बनता है। ठीक, फॉर्मूला ऐसे विस्तारित करके आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। ये कुछ भी नहीं है, CH3 CH2 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 C डबल O बॉन्ड CO माइनस Na प्लस। तो आपको भी पता है कि भाई 17 कार्बन है, तो कार्बन को 17 बार लिख देना, और फिर जो बचा O माइनस Na प्लस और एक O वो जोड़ देना, बस, है ना। बाकी ये नोट्स में मिल जाएगा। अब क्या होता है, ये दो भाग थे, एक शीर्ष भाग है जो कि ध्रुवीय होता है, पूंछ होती है जो कि अध्रुवीय होती है। फिर जब साबुन के विलयन में से किसी गंदे कपड़े या विलयन को डाला जाता है तो साबुन के अणु गोलाकार रूप में एकत्रित होकर के मिसेल बनाते हैं, और इसमें अध्रुवीय भाग जो है तेलीय अशुद्धि या फिर ग्रीस की ओर होता है, और ध्रुवीय भाग जो है वो जल में विलय रहता है। इसका मतलब ये है बेसिकली कि जैसे ही अब साबुन से अपन ने अभिक्रिया करवाई अपने कपड़े की, अब कपड़े के ऊपर क्या होगा? ऑयल होगा, डस्ट होगा, यही चीज होती है। और तो क्या होता है कपड़े के ऊपर? क्या होगा? है, सीधी सी बात है, कपड़े खराब क्यों होते हैं? अपना पसीना होता है एक तो, और थोड़ा बहुत डस्ट लग जाता है, या फिर कुछ खाने पीने की ऑयली चीजें गिर गई होगी, या कोई दाग वाग लग जाए, तो वही तो होता है। तो बेसिकली उसमें फिर क्या होता है कि जैसे ही विलियन में डाला जाता है तो साबुन उस कपड़े के चारों तरफ जो जो दाग है उन दागों के चारों तरफ गोला बनाते हैं, और गोले में क्या होता है कि जो अपना अध्रुवीय भाग है वो तो क्या होता है, तेलीय जो अशुद्धियां हैं उन अशुद्धियों की ओर होता है। यानी मान लो, इधर देखिए, आप डायग्राम में देखिए, है ना, ये मैं मिटा रहा हूं अब, क्लियर, और ये ऊपर कर रहा हूं, अभी आ जाएगा, ये लो, ये देखिए, ये ब्लैक ब्लैक यहां मैं बड़ा सा बनाता हूं, ये मान लो कोई एक अशुद्धि है, ठीक है, ये क्या है? एक अशुद्धि है। अशुद्धि का मतलब हो गया कि आपका ये जो है एक आपका कोई भी कपड़े के ऊपर दाग आ गया था, वो है, ठीक है। अब इसके ऊपर क्या होगा, साबुन चारों तरफ से ऐसे ना, ऐसे अटैक करेगा, ऐसे बाउंड्री बना बना के। अब ये जो साबुन के भाग है, जो अणु है साबुन का, वो ऐसे अटैक कर रहा है ऊपर। अब अटैक कर रहा है ना, तो इसमें जो ये शीर्ष वाले भाग है, इधर वाले भाग, है ना, ये भाग जो आगे आए हैं, जो इसके ऊपर पकड़ेंगे, इसको पकड़ के रखेंगे, वो तो होगा अध्रुवीय भाग। कैसा भाग होगा? अध्रुवीय भाग। और अध्रुवीय भाग जो है वो किससे मिलकर बना होता है? अध्रुवीय भाग जो है वो तेलीय अशुद्धि या फिर ग्रीस की ओर जाता है, और अध्रुवीय भाग मतलब क्या हो गया? पूंछ आपका, ठीक है, जो कि क्या होगा? एक लंबी कार्बन श्रृंखला होगी। और फिर जो ध्रुवीय भाग है वो ये पानी के अंदर रहता है, ये वाला जो भाग है ना, इधर बाउंड्री वाला भाग, वो आपके जल के अंदर रहता है। किस में रहता है? जल के अंदर रहता है। समझ में आ गई बात? तो ये चीज ध्यान रखनी है कि कैसे कपड़े को साफ होता है साबुन के माध्यम से। ये डायग्राम वायग्राम में पूछा जाता है। ये पूरा जो प्रोसेस है ना, इसे अपन मिसेल कहते हैं। क्या कहते हैं? मिसेल कहते हैं। और ये पूछा गया है कि मिसेल के अंदर कौन सा भाग है जो तेलीय गंदगी की ओर आगे रहता है? तो अध्रुवीय भाग रहता है। ध्रुवीय भाग क्या करता है? पानी के साथ में अटैच रहता है, ठीक है। और आपको भी अब इतना तो पता ही है, जो पानी के साथ में अटैच रहेगा वो पानी का प्यार करता होगा, ठीक है, और जो पानी से दूर भागता है, जो कीचड़ की ओर भाग रहा है, वो क्या होगा? हाइड्रोफोबिया होगा, यानी पानी से दूर भागेगा। समझ में आ गई बात? तो अध्रुवीय भाग यानी हाइड्रोफोबिया होता है। कपड़े को रगड़ने या जल के साथ में खंगालने पर ये मिसेल जो है कपड़े की सतह से फिर क्या होते हैं? छूट जाते हैं। फिर क्या होता है, जैसे ही देखो आप रगड़ोगे या झटका दोगे तो ये जो है डस्ट फिर पूरा दूर हो जाता है। उस वजह से ये कचरे को भी साथ में लेकर के फिर दूर होता है। समझ में आई बात? जैसे आप अपने भाई देखो, हाथ के ऊपर मान लीजिए कोई गरम गरम एकदम से चीज गिर गई, अब जैसे ही आप उसको दूर फेंकोगे अगर, तो वो चमड़ी भी तो हाथ में लेकर जाती है। वैसे ये क्या करते हैं, फिर इस डस्ट को भी साथ में लेकर के जाते हैं। और प्रक्रिया को जब 2 से 3 बार अपन करते हैं तो सारे के सारे मिसेल छूट करके अलग हो जाते हैं और कपड़ा जो है स्वच्छ हो जाता है। समान आयन निकट आने के कारण ये मिसेल एक दूसरे को सदैव प्रतिकर्षित करते हैं, और यह साबुन अपमार्जन की पूरी
प्रक्रिया थी जो मैंने आपको समझा दी कि साबुन किस प्रकार से तो अभिक्रिया करेगा, साबुन क्या है, साबुन कैसे रिएक्शन करता है, कैसे मिसेल बनाता है, साबुन किससे मिलकर बना होता है, साबुन के कितने भाग हैं, सब चीजें आपको समझा दी गई है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में भी आई होगी। समझाने से तो क्या होता है, समझ में आनी भी तो चाहिए। तो आप सभी लोगों को अब जो है यहीं तक रखने का आज प्रयास करूंगा, क्योंकि आज थोड़ा सा मुझे कार्य में व्यस्तता है, और अगले टॉपिक को अपन जो है अपमार्जक को अगली क्लास में कवर कर लेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल ऑफ यू, प्लीज टेक केयर, प्लीज शेयर विद फ्रेंड। जय हिंद, जय भारत।